वायलेंस, ब्रुटैलिटी, ब्लून। आज के इस जॉनरा में कार्टून्स को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। हर नए तरह के एनिमेटेड सीरीज में थोड़ा बहुत ब्लड और गोर तो होता ही है। यहाँ तक कि जापानीज एनिमे भी इस फैक्टर का इस्तेमाल करके ऑडियंस को अपनी तरफ खींचता है। लेकिन अगर आप हमसे पूछोगे तो आपको ये पता चलेगा कि इन सब के बिना भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव कार्टून बनाया जा सकता है। वेल, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऑसवर्ल्ड की। ऑसवर्ल्ड में किसी भी तरह का वायलेंस या ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन तब भी बच्चे और बूढ़े सब इस कार्टून को पसंद किया करते थे। अब वैसे इसमें आजकल के क्रिएटर्स की भी कोई गलती नहीं है। देखो, आज की ऑडियंस बेहद ही स्मार्ट हो गई है। अब जैसे ही एक बच्चा 14 या 15 साल का हो जाता है, उसके हाथ में एक स्मार्टफोन आ जाता है। अब वो चीजें जिन्हें सीखने में हमें कई साल लग गए थे, इन स्मार्टफोन की मदद से वो बच्चा कुछ ही महीनों में वो सीख जाता है। इसके साथ ही उसका यंग दिमाग ऐसे कंटेंट को खोजने लगता है जिससे उसके इमोशंस में एक्साइटमेंट आए, और ये सिर्फ एक्शन और एडवेंचर टाइप के शोज ही कर पाते हैं। और ये बात सिर्फ इन टीनेजर्स के लिए ही सच नहीं है, बल्कि हम जैसे अडल्ट्स को भी एक्साइटमेंट की भूख होती है। अब अगर कोई मूवी या कार्टून या कोई भी दूसरी सीरीज पहले 10 मिनट में हमारा ध्यान खींचने में कामयाब नहीं होती, तो तुरंत हम उसे हटाकर कुछ और देखने लगते हैं। अब आप इसे एंटरटेनमेंट का एवोल्यूशन समझ लीजिए। बस प्रॉब्लम यह है कि इस एवोल्यूशन ने ऑसवर्ल्ड जैसे बेहतरीन कार्टून को रेस में बहुत पीछे ढकेल दिया है। ऑसवर्ल्ड कार्टून नेटवर्क पर एक बहुत ही कंफ्यूजिंग टाइम में एयर किया गया था। इसे साल 2002 से साल 2005 के बीच एयर किया जाता था। अब देखो, उस वक्त कार्टून नेटवर्क को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो कौन सी तरह की ऑडियंस के साथ डील कर रही है, या कौन से टाइप की ऑडियंस उनके उस चैनल को देखना पसंद करेगी। और इसीलिए उन्होंने कुछ बहुत ही सिंपल और कंट्रोवर्सी से फ्री कार्टून्स को एयर करना शुरू किया। अब इसमें बॉब द बिल्डर, लूनी ट्यून्स और ड्रैगन टेल्स जैसे शोज भी शामिल थे। अब उस समय पर जापानीज एनिमे जैसे कि डोरेमोन या पोकेमोन ने इंडियन मार्केट पर कब्जा नहीं किया था, और अगर वो किसी चैनल पर दिखाए भी जाते थे तो लोगों को उनके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। अब उस वक्त में ज्यादातर सभी कार्टून्स 5 से 10 साल के बच्चों के बेस पर ही दिखाया जाता था। एक सिंपल स्टोरी लाइन, क्यूट से कैरेक्टर्स, कलरफुल एनिमेशंस। अगर कार्टून्स में ये सब था तो बहुत चांसेस थे कि वो हिट कर ही जाएगा। और देखो, यहाँ सबसे अच्छी बात ये थी कि इन शोज को स्पेशली हिंदी में डब किया जाता था। हेलो, मैं हूँ ऑसवर्ल्ड और ये है वीनी। आपसे मिलकर खुशी हुई। मतलब इंडिया में रहने वाले सभी लोग इसे देख सकते थे। ऑसवर्ल्ड भी एग्जैक्टली इसी टाइम पीरियड में एयर किया गया था। ये कार्टून बहुत ही ज्यादा सिंपल, एलिगेंट और स्मार्ट था। अब अगर इसे स्टोरी टेलिंग के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखो, हमारा मेन कैरेक्टर यानी कि ऑसवर्ल्ड एक ऑक्टोपस है जो एक शांत और हेल्पिंग स्वभाव का कैरेक्टर है। उसके पास एक हॉट डॉग जैसा दिखने वाला डॉगी है जिसका नाम विनी है। वो दोनों एक रेंट के हाउस में रहते हैं जिसका मालिक एक पेंगुइन होता है। अब इस तरह के एनिमल्स को कैरेक्टर्स में तब्दील करके शो के क्रिएटर्स ने मास्टर स्ट्रोक खेल लिया था। अब उस वक्त तो बच्चों को एग्जैक्टली यही चीज पसंद होती थी। अब पूरी कहानी ऑसवर्ल्ड और उसके आज के दिन के ऊपर बेस्ड है। ये बिल्कुल फ्री फ्लोइंग स्टोरी होती है। ऑसवर्ल्ड बाहर निकलता है और देखता है कि किसी को मदद की जरूरत है तो वो उसकी मदद करता है, या कोई किसी मुसीबत में फंसा हुआ है तो वो उसकी भी जाकर मदद करता है। अब देखो, स्टोरी टेलिंग के नजरिए से इस कार्टून में ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। अब अगर आप आज के एनिमेज में देखेंगे तो हर एपिसोड में किसी तरह की फाइट या फिर किसी तरह का सीक्रेट रेवलेशन या कभी कभी किसी मेन कैरेक्टर को मार दिया जाता है ताकि व्यूअर्स में एक्साइटमेंट बनी रहे। लेकिन ऑसवर्ल्ड बिल्कुल सिंपल और रिलैक्सिंग था। आपको पता होता है कि स्टोरी में कोई मरने वाला नहीं है और अंत में सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। अब इसे देखने के बाद सच में मेरा पूरा माइंड रिलैक्स हो जाता था। इसकी एक और खास बात थी इसकी टीचिंग्स। बच्चों के लिए बनाए गए कार्टून में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इस कार्टून की कहानी से हमें सीखने को आखिर क्या मिला। अब देखो, ऑसवर्ल्ड ने इस मामले में भी बहुत अच्छा काम किया था। मुझे याद नहीं है कि वो कौन सा एपिसोड था, लेकिन उसमें बहुत ही सिंपल तरीके से ऑसवर्ल्ड हेनरी यानी कि उस पेंगुइन से बात कर रहा होता है कि हमें कैसे लाइफ में ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, ज्यादा कंप्लेन नहीं करना चाहिए और हमेशा अपनी लाइफ में एंजॉय करने की कोशिश करनी चाहिए। अब देखो, ऑसवर्ल्ड में किसी भी तरह का कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं है कि अचानक ऑसवर्ल्ड को कोई शक्तियां मिल गई और वो बहुत ज्यादा ताकतवर बन गया। वो बस एक काइंड नेचर का ऑक्टोपस है जो डेजी, कैटरीना और हेनरी की हर वक्त मदद करने की कोशिश करता रहता है। वो कभी भी गुस्सा नहीं करता, कभी इरिटेट नहीं होता। किसी भी प्रॉब्लम को वो शांति से दिमाग लगाकर सोचने की कोशिश करता है। अब शायद आपको यकीन
नहीं होगा, पर 5 से 10 साल के बच्चे के लिए इस तरह का कैरेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस उम्र में बच्चे अपने सराउंडिंग के एनवायरनमेंट को समझने लगते हैं और जो वो टीवी या फिर फोन में देखते हैं ना, उसी के मुताबिक वो रिएक्ट भी करते हैं। अब अगर वो देखेंगे कि हर परेशानी की कोई कार्टून कैरेक्टर लड़ाई करके ठीक कर रहा है, तो बच्चे भी रियल लाइफ में लड़ाई करके ही परेशानी को ठीक करने लग जाएंगे। और आपने इसे बहुत बार नोटिस भी किया होगा। अब देखो, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन आज मेरे शांत और काइंड नेचर का श्रेय किसी न किसी रूप से ओसवर्ल्ड कार्टून को भी जाता है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। अब आपने एक और चीज देखी होगी कि ऑसवर्ल्ड में किसी भी तरह का विलन नहीं है। कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो ऑसवर्ल्ड या कार्टून के दूसरे कैरेक्टर्स की जिंदगी मुश्किल करता हो। अब हर शो में किसी न किसी तरह का विलन जरूर होता है। रोल नंबर 21 में कनिष्क है, छोटा भीम में कालिया, डोरेमोन में जियान। ये कैरेक्टर शो को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इंट्रोड्यूस किए गए होते हैं, लेकिन ऑसवर्ल्ड को इन सब की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी थी। ऑसवर्ल्ड आप देखते हैं तो केवल रिलैक्स होने के लिए देखते हैं। ना कोई बड़ा ट्विस्ट है, ना कोई मर्डर, हर चीज बेहद ही सिंपल और रिलैक्सिंग। अब स्टोरी को फिर भी साइड में रखिए, अगर आप इसके मेन थीम सॉन्ग को ही सुन लेंगे तो आपका मन बिल्कुल शांत सा हो जाएगा। अब दोस्तों, हमेशा पोकेमॉन और बेब्लेड्स में हमने देखा है कि मेन कैरेक्टर हर दिन किसी न किसी ओपोनेंट को हराना चाहता है या फिर वो और ज्यादा ताकतवर बनता जाता है। ऑसवर्ल्ड के ऐसे किसी भी तरह के मोटिवेशंस नहीं है और इसी चीज ने केवल बच्चों को ही नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स को भी खुश कर दिया था। अब फाइटिंग और कंपटीशन से हट के उनके बच्चे एक सीधा साधा लविंग कार्टून देख रहे थे। लेकिन देखो, आजकल के बच्चों को ऑसवर्ल्ड के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होगा। ऑसवर्ल्ड ने उसी वक्त एयर होना बंद कर दिया था जब मैं खुद ही बच्चा था। और देखो, इसका रीजन भी ना बहुत ही बेतुका है। अब देखो, शो को ओरिजिनली एनिमेटर और प्रोड्यूसर डैन याकारिनो ने साल 2001 में बनाया था, लेकिन फिर साल 2003 में इसके राइट्स को वॉल्ट डिज्नी कंपनी ने खरीद लिया। अब इसके 2 साल बाद डैन ने डिज्नी के ऊपर केस कर दिया कि उन्होंने बिना उन्हें कंसल्ट किए ऑसवर्ल्ड कार्टून में क्रिएटिव चेंजेस किए हैं। इसके साथ ही उन्हें कार्टून की रॉयल्टी भी नहीं दी जा रही थी। अब डिज्नी ने कोर्ट के बाहर ही इस केस को हैंडल कर दिया और डैन को अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट के पैसे दे दिए। अब इस घटना के बाद डिज्नी ने ऑसवर्ल्ड के नए एपिसोड्स को बनाना छोड़ दिया और अंत में उसे नेटवर्क से भी हटा दिया गया। अब दोस्तों, ओकेशनली कार्टून्स के रीरन्स किए जाते थे, लेकिन उसके पीछे मार्केटिंग नहीं की जाती थी, इसीलिए किसी को कभी पता ही नहीं चलता था कि कब ऑसवर्ल्ड आ रहा है और कब वो जा रहा है। अब देखो, इतने कम समय तक टीवी पर एयर होने के बाद भी ऑसवर्ल्ड आज कार्टून फैंस के दिलों में बसा हुआ है। अब देखो, मुझे नहीं लगता कि अब इस कार्टून के एपिसोड्स कभी टीवी पर एयर भी होंगे, लेकिन आप अपने घर में मौजूद बच्चों को यूट्यूब पर इसके एपिसोड्स जरूर दिखाना। काफी इंपॉर्टेंट वैल्यूज सिखाता है ये कार्टून। और साथ ही के साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।